हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारा चल रहा है सॉलिड स्टेट। आज देखते हैं स्टार्टिंग व्हाट आर द सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर लेके आते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ का पहला टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, ट्वेल्थ का पहला टॉपिक है क्या? सॉलिड स्टेट। देखो, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो देखो, सॉलिड स्टेट में हम मेनली, आपको तो पता है, स्टेट ऑफ मैटर तीन होती हैं। एक होते हैं, अगर स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तो एक होता है सॉलिड, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक क्या होता है? गैस। ये तो आपको दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर, इनकी बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, ये बात हम बाद में करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो, इस यूनिट का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो आपको तो पता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? इसके सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी और ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो हम इसका सेकंड में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो होगा इस यूनिट का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है कंपटीशन के लिए। तो अगर आप नीट और जेई का दोगे तो आगे बहुत मिलेगा इससे। ठीक है, नीट और जेई में आपको इसको बहुत ज्यादा, ठीक है, इसका मार्जिन काफी है। ठीक है, इस यूनिट का वेटेज यूनिट है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखेंगे हम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। फिर हम उसके बाद देखेंगे इसमें ये दो तरीके से है, एक अमॉर्फस हो गया, एक क्रिस्टलाइन। एक हो गया अमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक होता है अमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इन दो चीज के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज, ये ए एंड ये बी, इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज और देखेंगे, और उसके बाद इनमें हम कुछ डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, क्या डिफरेंस है? प्रॉपर्टी में ही डिफरेंस आ जाएगा। फिर जो हमारे इस यूनिट का थर्ड पार्ट होगा वो होगा यूनिट सेल। क्या होगा आपका? कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, इस यूनिट का फॉर्मूला भी एक ही लगेगा, रो इक्वल टू जमुना। जमुना में क्यूब लगा था, जेड एम और एन ए क्यूब। जेड आपको मैं निकालना सिखाऊंगा यूनिट सेल का कैसे निकालता है। और ये मास हो गया, ये एवोगैड्रो हो गया, ये एज लेंथ, साइड लेंथ, कुछ भी कह सकते हैं इसे। ये यहाँ तक तीसरा पॉइंट हो जाएगा। जो उसका चौथा पॉइंट आएगा इसका, चौथा पॉइंट जो आएगा इसका, वो आएगा आपका यूनिट सेल इन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन लैटिस। यूनिट सेल इन, यूनिट सेल इन टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल लैटिस। ठीक है, फिर हम इसमें जो चीजें पढ़ेंगे वो नेक्स्ट है पैकिंग इन वॉइड्स, पैकिंग इन सॉलिड वॉइड्स, पैकिंग इन, पैकिंग इन सॉलिड वॉइड्स, पैकिंग इन सॉलिड वॉइड्स, पैकिंग इन सॉलिड वॉइड्स। वॉइड्स भी देखेंगे हम। ठीक है, वॉइड्स क्या होता है ये भी हम इसी यूनिट में देंगे। व्हाट आर द वॉइड्स, ये भी इसी यूनिट में देंगे। ठीक है, पैकिंग इन सॉलिड वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो हो सकता है। ठीक है, क्यूबिक सेल की बात करेंगे। ठीक है, क्यूबिक की तो बात करेंगे, क्यूब से ही सारी बात करेंगे। ठीक है, क्यूबिक सेल। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट डिफेक्ट। क्या होगा? पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट्स, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में भी दो चीजें बात करेंगे, एक आएगा शॉर्ट की और एक आएगा फ्रैंकल, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। और लास्ट में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो लास्ट पॉइंट होगा उसका वो होगा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, फिर क्या आएगा, इसके दो टाइप्स हैं, एक है अमोर्फस और एक है क्रिस्टलाइन। फिर आएगा फिर आएगा यूनिट सेल, फिर आएगा यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन लैटिस। और फिर आएगा आपका पैकिंग इन, फिर आएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, ये फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू जोमना। फिर आएगा पैकिंग इन सॉलिड, तो पैकिंग इन सॉलिड वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वो क्यूबिक में बात करेंगे। फिर आएगा पॉइंट डिफेक्ट, और लास्ट पॉइंट जो आएगा इसका वो आएगा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा इस यूनिट में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इस यूनिट का स्टार्टिंग है। सॉरी, नेक्स्ट देखो, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है इस यूनिट का। आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट। आपको पता है इनका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, बिल्कुल सही। और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉडल, काइनेटिक मॉडल की टर्म्स में कहेंगे तो जो सॉलिड होंगे, सॉलिड हैव रेगुलर ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। इनका क्या होता है, रेगुलर ऑर्डर, एक रेगुलर फिक्स ऑर्डर में होंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे है इनका, सपोज मैं एक लैटिस बनाऊं और यहीं पे मैं एक दूसरी लैटिस बनाने की अगर कोशिश करूं, तो ये कह रहा जो इनका ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, रेगुलर होगा। आप समझ रहे हो, यहाँ पे इसने बेंजीन जैसा अडॉप्ट किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, रेगुलर होगा। ठीक है, फिर है कि जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड प्रेजेंट एट फिक्स पोजिशन। जो पार्टिकल है ये और ये एक दूसरे से, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो है, ये एक दूसरे से, इनके बीच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो ए और बी वाला, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ये दोनों, इनके बीच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये फिक्स पोजीशन पे, देखो इसकी पोजीशन ये है, इसकी ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी 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 ये, इसकी ये, इसकी इसकी, इसका मतलब इनका पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्रॉपर्टी है आपकी सॉलिड की, वो काय पे डिपेंड कर रही है। तो पहला है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इनका नेचर कैसा है, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस का नेचर कैसा है, ये इस पे डिपेंड करेगा। एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन का नेचर कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा। और इनका अरेंजमेंट कैसा है, हेक्सागोनली है कि टेट्रागोनली है कि इलोंगेट है कि ऐसे है कैसे, किस उसमें उनका अरे हो रखा है। और टाइप ऑफ फोर्स विच हेल्ड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के बीच किस तरीके का फोर्स लग रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। तीन चीज पे, पहला कहा एटम, मॉलिक्यूल, आयन है उनका नेचर कैसा है, फिर कहा एटम, मॉलिक्यूल, आयन का अरेंजमेंट कैसा है, और फिर उसने कहा लास्ट में थर्ड पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, कि फोर्स विच हेल्ड कांस्टेंट पार्टिकल, कौन सा फोर्स इनके बीच लग रहा है, डाइपोल डाइपोल लग रहा है, डाइपोल डाइपोल लग रहा है, या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लग रहा है, या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, कौन सा लग रहा है, या वीक वंडरवॉल फोर्स लग रहा है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, या वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, या क्या वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, या वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, या वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, या स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस है, या क्या इनके बीच कहीं स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स तो नहीं है, या फिजिकल फोर्सेस तो नहीं है, क्या है। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग, कौन सा लगा हुआ है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल का नेचर क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, और उनके बीच फोर्स कौन सा लग रहा है। अब देख रहे हैं हम कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, पहला है, आपको पता है, पहले सबसे पहले नॉर्मल से देख रहे हैं, नॉर्मल जो जनरल ट्रेंड में,
जो मैटर होता है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड का आपको पता है, लिक्विड आपको पता है, गैस आपको पता है। ठीक है, इनके वॉल्यूम फिल्म भी आप पढ़ते आ रहे हो। दूसरा आप देख रहे हैं कि अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी कंडीशन में, किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंसेस डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको एक गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर है, गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर है, तो किसी सब्सटेंस की कोई गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, तो उसकी जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी वो डिपेंड करती है दो चीज पे, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे और दूसरा थर्मल एनर्जी पे। ठीक है, अगर कोई गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर हो, तो उसमें जो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, इनका क्या कह रहा हूं मैं, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है एटम मॉलिक्यूल आयन की, वो डिपेंड करती है किसके, अंडर गिवन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में किसी मॉलिक्यूल की जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है एटम मॉलिक्यूल आयन की, वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी। ठीक है, एक होता है इंटर, इंटर मतलब ये अलग अलग की बात कर रहा है, जब इंट्रा होगा तो एक के बीच की बात करेगा, जब इंट्रा होगा तो एक के बीच की बात करेगा। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है द फंक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फंक्शन है, इस कीप क्लोजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, जो मैंने पीछे यहाँ डायग्राम बनाया है, तो इसका काम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम है उनको क्या, एक दूसरे से, एक दूसरे के पास बांधे रखना, कीप क्लोजिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जबकि थर्मल एनर्जी, जबकि वेयर एज द थर्मल एनर्जी टेंड टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर, जबकि थर्मल एनर्जी क्या करती है, उनको एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर पे रखती है जिससे वो क्या करे, फास्टली मूव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट सब्सटेंसेस अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन इज अ सॉलिड और अ लिक्विड और अ गैस। ये सही है, थर्मल एनर्जी हमें ये इंफॉर्मेशन देती है, जो सब्सटेंसेस किसी गिवन कंडीशन, गिवन सेट ऑफ कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा पे है, कि उसकी कंडीशन बताता है वो सॉलिड है कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। थर्मल एनर्जी का मेनली काम ये है, वो हमें सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताएगा, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। अब एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आपको सपोज में दिख रहा है, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ लास्ट पॉइंट। ये कह रहा है कि एट अ लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे, एट अ लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इज लो, लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी लो होती है एंड मॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर लो होगा, लास्ट पॉइंट कह रहा है जब टेम्परेचर लो होगा, तो उस टाइम जो थर्मल एनर्जी होगी, उस टाइम क्या होगी, लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी कम होगी। यही कह रहा है कि एट अ लो टेम्परेचर, उस समय जो थर्मल एनर्जी होगी, उस समय जब क्या होगी, जो थर्मल एनर्जी होगी लो टेम्परेचर पे, वो क्या होगी, लो टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होगी, अरे यार मुझे लग रहा है पेन का आगे का निब टूट गया है। ठीक है, बाद में चेंज करता हूँ। लो टेम्परेचर पे जो है थर्मल एनर्जी लो होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो मोलिकुलर फोर्स होंगे उसके बीच, मोलिकुलर फोर्सेस जो है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। मोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके बीच मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट है, अगर टेम्परेचर लो है, थर्मल एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, रिजल्ट द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कम क्लोजर, उसका ये रिजल्ट होगा कि जो एटम मॉलिक्यूल और आयन है वो एक दूसरे से पास आएंगे और फिक्स पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे एंड ऑक्युपाइज फिक्स्ड पोजीशन सबस्टांसेस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि थर्मल एनर्जी जितनी कम होगी, थर्मल एनर्जी जितनी कम होगी सबस्टांसेस की, तो टेम्परेचर जितना कम होगा उसकी थर्मल एनर्जी उतनी कम होगी। मेरे प्यारे बच्चों, थर्मल एनर्जी अगर कम होगी, यहाँ आपने लिखा थर्मल एनर्जी क्या होती है, वो एक दूसरे से दूर रखती है जिससे वो फास्टर मूव कर पाए। अगर टेम्परेचर कम होगा, थर्मल एनर्जी कम होगी, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगे, और मॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो कांस्टेंट पर उसका रिजल्ट ये होगी, जो एटम मॉलिक्यूल और आयन है वो एक दूसरे के पास आने चाहेंगे, वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, ये सॉलिड स्टेट में क्या करेंगे, अपनी फिक्स पोजीशन ऑक्युपाइज कर पाएंगे। आप बेंजीन का एग्जांपल लेके समझ सकते हो, यहाँ भी क्या होता है, यहाँ अगर आप नॉर्मली समझो ये नहीं होता, पर आप समझने के लिए समझो, यहाँ पे इस लाइन को आप यहाँ से समझते हैं, टेम्परेचर लो होगा, थर्मल एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि कांस्टेंट पार्टिकल जो होंगे, एटम मॉलिक्यूल और आयन एटम मॉलिक्यूल और आयन एक दूसरे के पास पास आएंगे। इसका मतलब वो क्रिस्टल में क्या करेंगे, सबस्टांसेस, इसका मतलब जो सबस्टांस होंगे
वो क्या करेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और आपको पता है सॉलिड स्टेट में नो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेटरी नहीं होगा, ऑसिलेटरी भी नहीं होगा, केवल क्या होगा, वाइब्रेशन, ओनली वाइब्रेटरी मोशन। केवल क्या शो करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन को शो करेंगे। ये याद रखना, ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करते हैं और केवल अपनी पोजीशन पे घूमेंगे। जैसे यहाँ रखे हुए हैं ना, तो इतने पोजीशन में घूम सकेगा ऐसे, जितना इसका रेडियस बन रहा होगा इतने सर्कल में, केवल अपनी मेन पोजीशन पे ही घूम सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, शो नॉट वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन को शो नहीं करेंगे। इतना आपकी समझ आ रहा होगा, पीछे देख लो एक बार जरा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमने चीज देखी, हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा कि इनका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम और सेफ होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी के मॉडल के बाद में बात की कि सॉलिड स्टेट हैव अ रेगुलर ऑर्डर ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल, एटम मॉलिक्यूल और आयन का क्या होता है, एक रेगुलर ऑर्डर होता है। फिर हमने बात की कि पार्टिकल हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट एट फिक्स पोजीशन, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसलिए इनकी फिक्स पोजीशन होती है। फिर हमने कहा सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डिपेंड करती है, नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का, उनका अरेंजमेंट क्या है। फिर हमने कहा टाइप्स ऑफ कौन सा फोर्स है जो उनको बांधे रख रहा है। फिर हमने इनमें बात की थी फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस, वीक वंडरवाल फोर्सेस या वंडरवाल फोर्सेस, इन सब के बारे में बात की। फिर हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात की, इसमें हमने एक इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात की, एक थर्मल एनर्जी की बात की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हमने बात की, ये मॉलिक्यूल को क्या कर रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक एक दूसरे के नजदीक बांधे रखते हैं। जबकि थर्मल एनर्जी का क्या होता है, वो एक दूसरे को, एक मॉलिक्यूल को एक दूसरे से इतनी पोजीशन पे रखें कि दूरी पे रखें कि वो क्या करें, फास्टर मूविंग कर पाए। उसके बाद क्या, थर्मल एनर्जी हमें ये इन्फॉर्मेशन भी देती है कि कोई सबस्टांसेस जो किसी कोई सबस्टांस ये थर्मल एनर्जी हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो भी है, उस पर कोई सबस्टांस सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैसेस में रहेगा। सॉलिड है कि लिक्विड है कि, और गैस होना था यहाँ पे, ठीक है, या गैस होगा, ठीक है। अब मैंने लास्ट पॉइंट ये कहा कि लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे नजदीक आएंगे, फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और सबस्टांस क्या होगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने कहा सॉलिड स्टेट वाले जो होते हैं, सॉलिड स्टेट में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, ये केवल अपनी मीन पे घूम सकते हैं और वाइब्रेटरी मोशन को शो करते हैं। रिपेयर बच्चों, फिर हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी की बात की। पहले हमने कहा ये रिजिड होते हैं, इनका डेफिनेट शेप होता है। पहले हमने क्या कहा, आपके सामने ही कह रहा हूं मैं, ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं कहा। पहले मैंने कहा, क्या कहा आपके बीच, मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है सॉलिड की, मैंने कहा कि ये क्या होते हैं, पहला क्या, रिजिड होते हैं और इनका क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड मास होता है। फिर हमने कहा कि डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, मेरे दोस्त याद रखा, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं और ये जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसका सेफ ऑक्युपाई कर देते हैं। सॉलिड को आप जिस कंटेनर में डालोगे, सॉलिड को आप जिस कंटेनर में डालोगे उसके शेप को क्या करते हैं, ऑक्युपाई कर देते हैं, ठीक है। शॉर्टर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल होगी, शॉर्टर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी तभी तो ये एक दूसरे से बंधे रहेंगे। फिर हमने कहा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये भी होगा जब नजदीक होंगे एक दूसरे के तो उनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा। दूर रहे तो, बड़े दूर है तुमसे, बड़ा खराब लगता है, लेकिन पास है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड है फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन नहीं है इस स्ट्रक्चर में, देखो ये वाला यहीं पे है, 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 तो इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। मैंने नेक्स्ट बात की ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, ये भी कहा कि अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। फिर है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड गैस, बिल्कुल सही है। लिक्विड को अगर आप ऐसे किसी फर्श में डालोगे यहाँ पे, तो लिक्विड के पार्टिकल ऐसे फैल जाएंगे सरफेस पे, कैसे, ऐसे पूरी सरफेस पे फैल जाएंगे। और रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो, बिल्कुल सही, लिक्विड कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, जो सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो लिक्विड और गैस के कंपेयर में क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। अब ये कहा कि जब आप सॉलिड को हीट करोगे, जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, इसे कहते हैं मेल्टिंग, क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और सॉलिड लिक्विड में जब हीट होके, जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, जब आपने इसको हीट किया, ये लिक्विड में चेंज हुआ, तो इस टेम्परेचर को कहते हैं क्या, इस टेम्परेचर क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर, क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहते हैं इसे, मेल्टिंग पॉइंट।
ये पूछ सकता है सॉलिड को जब आप हीट करोगे लिक्विड में बदल देगा, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, चलो ठीक है, इतना ही काफी है आज के लिए। ठीक है, एक बार आप क्विक रिविजन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।